आज की मुलाकात में खास बातचीत कर रहे हैं ओटाराम जी देवासी, पूर्व गोपालन मंत्री। हम जानेंगे इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। आज इनसे बात करने के लिए यहाँ मिंद्र परिसर चामुंडा माता के यहाँ आए हैं। हम इनसे जानेंगे राजनीतिक सफ़र की शुरुआत आपने कब की और अब तक कितने चुनाव लड़े और क्या क्या चीज़ अभी राजनीति में हासिल हुई है। मेरा ठेठ बचपन से लगाकर आज दिन तक मंदिर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। उसके बाद में हमने जिस ये जो राजनीति सफ़र, मैं सम्मानीय भैरू सिंह जी का बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से जब वो बाली में चुनाव लड़ने आए थे 2003 में, जब वो उपराष्ट्रपति बन गए, तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद में उनके दिमाग में एक ही सपना था कि मैं आने वाले समय में ओटाराम जी को राजनीति में ले जाऊँ। तो वो राजनीति में मुझे ले गए और सम्मानीय अपने प्रदेश अध्यक्ष बन के आए वसुंधरा राजे जी। तो उन्होंने एक ही धैर्य रखा था कि आने वाले समय में ओटाराम जी को मुझे 2003 में भी सुमेरपुर से टिकट दिया था और टिकट देने के बाद में भी मैंने मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो उन्होंने मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उसमें मुझे स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया था। तब तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर सम्मानीय राजनाथ सिंह जी थे, जो आज रक्षा मंत्री जी हैं। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे 2003 में जैसे 84 से लगाकर मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से करीब करीब जुड़ा हुआ था। तब से लगाकर हम पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। परंतु एक मैं मंदिर से जुड़ने के कारण हज़ारों लोगों की आस्था थी और हज़ारों लोग उससे जुड़े। ये हमें पार्टी को भी फ़ायदा हुआ और हम सब ने मिल करके जो राजनीति सफ़र तय किया, 2003 से लगा करके 2004-05 तक मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रहा। उसके बाद में धीरे धीरे फिर राजस्थान में 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनते ही फिर मुझे यहाँ पशुपालक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तो 2005, 6, 7 और 8 तक मैं 3 साल राज्य मंत्री का दर्जा दे करके यहाँ राजस्थान में पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया हमने। उस समय हमने 3 स्कूलें बनाई। एक हरियाली में बनाई, जो निष्करुणी है, जो निष्करुण करने वाले, माइग्रेशन करने वाले, माइग्रेट होते हैं, हाँ पलायन करते हैं, उनके लिए 3 आवासीय विद्यालय बनाए थे। इसमें हरियाली था, डूंगरपुर बांसवाड़ा था, कोटा चालावाड़ था। उसमें हमने 3 आवासीय विद्यालय बनाए और आज की तारीख में उसका जो रिजल्ट है वो खूब सराहनीय और अच्छा रिजल्ट है। तो ऐसे करते करते हमारी राजनीति फिर आगे बढ़ती गई और फिर 2008 में मुझे टिकट दे दिया गया। तो मैं सिरोही से चुनाव लड़ा। मैं सिरोही की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ने गया तब से लगाकर उनका बहुत बड़ा स्नेह रहा और स्नेह भी इतना रहा कि 2008 से लगा करके 2012 तक जिस तरह का सफ़र है कि एमएलए के रूप में था, मैंने भी वह विकास के बारे में कोई कमी नहीं रखी। उसके बाद में जनता का इतना बड़ा स्नेह मिला कि 2013 में जब चुनाव आए तो वापस मुझे चुनाव लड़ाया गया। तो 13 से लगाकर 18 तक चुनाव लड़ा और उसमें सरकार की तरफ से मुझे मंत्री भी दिया और मंत्री बनाने के बाद में गोपालन, देवस्थान, डेयरी 3 डिपार्टमेंट दिए गए और हमने उसमें भी अच्छा काम किया। आज मैं समझता हूँ कि जब गौशालाओं के गोपालन डिपार्टमेंट बनाया था, तब से लगाकर हम यही सोच रहे थे कि उसके लिए फंड की व्यवस्था गायों के लिए करें। तो हमने स्टाम्प ड्यूटी जो 10%, 10 रुपये पर स्टाम्प पे गो सेवा शुल्क जो सेस लगाया था, उस सेस से हमारे पास में करीबन 450 करोड़ रुपए आए थे और 450 करोड़ से हमने गौशाला को अनुदान के रूप में वितरण किया। और उसके पूरे कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का, जिन्होंने इतना सम्मान के साथ काम किया और हर क्षेत्र में गायों के लिए तो उनकी हमेशा एक ही मंशा रहती कि मैं गाय के लिए क्या करूं, गाय के लिए किस तरह से उनके अनुदान की व्यवस्था करूं, ये उनके मन के भाव थे। और मैं समझता हूं कि गायों के लिए मैं देश आज़ाद के बाद में आज दिन तक ऐसा किसी ने काम नहीं किया होगा जो 2013-14 से लगाकर 2018 तक हमने काम किया। और उसके बाद में 2018 में वापस चुनाव आ गए। चुनाव आए तो कोई बात नहीं, जनता ने मेरा खूब सहयोग किया, मुझे 72,000 वोट दिए। परंतु उसके बाद में भी वो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो उसमें वो निर्दलीय जीत गया। तो आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 1650 करोड़ के काम मैंने सिरोही विधानसभा क्षेत्र में कराए थे और सबसे बड़ा रिकॉर्डबंद काम किया था। आज हर क्षेत्र में रोड की व्यवस्था देखो, हॉस्पिटल मेरे आज से कम 5 से 7 बनाए थे। जिला हेडक्वार्टर पर नगर पालिका क्षेत्र में
और सब तरह से हमने हर एक ग्राम पंचायत तक, हमने हर इकाई तक काम करने की कोशिश की और हर क्षेत्र में बड़े विकास के ऊपर हमने काम किया और उस काम से जनता भी इतनी संतुष्ट है। मैं आज समझता हूँ कि सरकार बड़े आती है और जाती है, परंतु जिस सरकार में, जो वसुंधरा जी की सरकार में जो काम हुए वो बहुत ही सराहनीय काम हुए और काम भी ऐसे बड़े थे कि सबसे बड़े हमारे वहाँ सिरोही में एक पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो दिक्कत के अंदर हमने ये सोचा था कि आने वाले समय में पानी की व्यवस्था कैसे करूं, तो 213 करोड़ रुपए एक 32 नाला और बांध बना करके उस पानी का सिरोही की जनता के लिए लाने का जो वादा किया था, मैं धन्यवाद देता हूं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने वो वादा पूरा किया और उन्होंने हाथों हाथ जाते ही फाइल पे साइन करके कहा कि ये 213 करोड़ लो और जल्दी से बांध बना के दो। तो उस बांध का काम भी अभी चालू है। आने वाले समय में सिरोही की जनता को भी 32 नाला का पानी मिले, मेरे शिवगंज को जवाई का पानी मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही जवाई का पानी दिया था और आगे भी अभी मैंने सिरोही के लिए 1000 SCMT पानी रिजर्व रखा है ताकि आने वाले समय में ग्रामीण बेल्ट में भी इस पानी की व्यवस्था हो सके। ये हमारा आगे भविष्य का सपना है। सर, आप जब मंत्री बने उसके बाद मैंने कई सारे आरोप लगे कि भाई यहाँ इधर मिंदर के पुजारी हैं, यहाँ से भी फंड ले रहे हैं, वहाँ से भी ले रहे हैं। क्या मेन रीज़न क्या था, क्यों लोग मतलब खिलाफत हो रहे थे आपको? मंदिर का मैटर कुछ नहीं है। मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है और आने वाली हर जनता का मंदिर है। तो मैं समझता हूँ यहाँ का कोई मैटर था नहीं, वो ट्रस्ट का झगड़ा था। तो आपस में ट्रस्ट वाले ही झगड़ रहे थे और हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं था। मैं एक पुजारी के रूप में था और यहाँ ट्रस्ट के संरक्षक के रूप में था, तो मेरा दायित्व बनता था कि उनको कैसे भी करके लेके चलना है। तो झगड़ा उनका था, हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं था। ये तो चलता रहता है। एक सर मेरा एक था कि राजस्थान में इन्हें मतलब पिछली बार कांग्रेस सरकार जब आई थी एक घुमंतु बोर्ड गठित किया था, DNT बोर्ड। उस DNT बोर्ड में इन्हें आपकी समुदाय, विशेषकर अगर माना जाए अगर पूरे राजस्थान में, तो विशेषकर ये समुदाय जो प्लान करता है घूमने का काम इसी समुदाय का ज़्यादा है। सर, आपने कभी उस बोर्ड के रिकमेंड के लिए अपनी समुदाय के फंड रिलीज़ कराने के लिए आपने कभी कोई ऐसी पहल की कि भाई ये बोर्ड लगातार जारी रहे, चलता रहे, जिससे फंड आए और समाज के तौर पर स्पेशली कोई काम करवाया हो उस फंड में? क्योंकि उसमें भी रहे और शायद आपके BJP जब सरकार थी उसमें भी शायद वो 1-1.5 साल तक रहे बोर्ड के चेयरमैन। आपने कभी स्पेशली फंड रिलीज़ कराया क्या है घुमंतु बोर्ड? घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो बोर्ड बना हुआ है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लगाकर स्टेट गवर्नमेंट तक हमेशा बोर्ड आज भी है और पहले भी था। मैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट में DNT का सदस्य भी क्यों हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम पूरे हिंदुस्तान के पास है ऐसे मेंबर, ताकि आने वाले समय में हम उनके लिए काम कर रहे हैं। अभी भी जैसे ये हमारी नियुक्ति हुई तो कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद में हमारी मीटिंगें भी नहीं होती है, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी सुविधा है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में है, उज्ज्वला योजना में है, खाद्य सुरक्षा में है, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो पेंशन वाली हैं। आगे आगे जो जितने भी घूमने वाली जातियाँ, इनके लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रही है, आम जन के लिए भी हो रही है। और DNT की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि DNT के बारे में मेरी नियुक्ति अभी 5-7 महीने पहले ही हुई और जब ये कोरोना आ गया तो उसके बाद में भी मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की। 1-2 मीटिंग हुई, उसके बाद में हमने खूब प्रस्ताव भी लिए कि हर मेंबर को 5-5 स्टेट दे दो, तो वो दे दिए। मेरे पास में पंजाब भी है, हरियाणा भी है, UP भी है और भाई अपने राजस्थान भी है। ऐसे करके 5-5 स्टेट सबको दिए हुए हैं। तो जब भी ये स्टेट हमारे पास में है तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि अब जैसे आज खाद्य सुरक्षा में है, तो ये कोरोना चल रहा था, DNT के अंदर जो घूमने वाली जातियाँ थी, घूमने वाले परिवार थे, उनको हमारे कई आदमी जो हमारे कार्यकर्ता थे, DNT के कार्यकर्ता थे, जो घुमंतु जातियों के लोग थे, उनको भी कोशिश की कि आप खाद्य सुरक्षा में गेहूँ उठाइए और उन जनता को दीजिए। ऐसा करके हमने काम भी किया है। सर, घुमंतु समुदाय के पास आज भी ऐसे कई सारे समुदाय हैं जिनके पास आइडेंटिटी अभी भी नहीं है, मतलब उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं समझता हूँ कि अभी जनगणना होने की जो तारीख आई थी 2021 में हमारी ये मंशा थी कि आने वाले समय में
हम प्रधानमंत्री जी को भी मैंने लेटर लिखा है और हमारे घुमंतू बोर्ड में भी हमने एक निर्णय किया था कि घूमने वाली जितनी संख्या है इनको अगर जनगणना में शामिल करके इनको घुमंतू आयोग जो बना हुआ है उसके थ्रू इसकी जनसंख्या कितनी है, ताकि अपन को पता तो चलेगा भाई डीएनटी के अंदर ये सबसे बड़ी इनकी बहुत आज की तारीख में पुअर कंडीशन है। शिक्षा का क्षेत्र बिल्कुल शून्य है। हाँ, और इनके पास में आजीविका के जो साधन थे पहले, जैसे संगीत के साधन थे, कहीं वो मनोरंजन के साधन थे, वो साधनों की आज कीमत नहीं रही। नहीं तो कोई ज़माना ऐसा था कि ये सबसे बलशाली लोग थे, परंतु आज की तारीख में उनकी संख्या ये हो गई कि वो बलशाली तो थे, परंतु आज भी उनकी कंडीशन ये होगी कि उनकी वो जो उनकी सांस्कृतिक या जो मनोरंजन की जो कला थी वो कला पूरी लुप्त हो गई। तो उससे उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अगर घुमंतू बोर्ड अगर वापस अगर कांग्रेस सरकार बनाती है किसी को चेयरमैन, तो आप मतलब सबसे पहले क्या मांग रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन का ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, खास तौर पर इन समुदायों में जहाँ शिक्षा मतलब एक्ट बना हुआ है, शिक्षा का अधिकार बना हुआ है, उसके तहत ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये समाज क्या प्लान करता है, इधर से उधर उधर से उधर, तो अपने बच्चों को साथ ले जाता है। उसके अवेयरनेस के लिए आप क्या मांग करोगे सबसे पहले, अगर बन गया अगर बोर्ड ये वापस नियुक्ति हुई तो? मैं तो समझता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के अंदर पहले मैकोलिक शिक्षा चलती थी और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा का स्तर और सुधारने की कोशिश की और नई शिक्षा नीति बनी, हाँ नई बनी, उस शिक्षा नीति में हमने ये कोशिश की है कि आने वाले समय में घुमंतू और अर्ध घुमंतू के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाए, ताकि ये आने वाले समय में जितने भी घूमने वाले परिवार हैं, घूमने वाले जो बच्चे हैं, उनको एक जगह स्थायी रख सके। उनके माता पिता कहीं भी भ्रमण करें, कहीं भी माइग्रेशन करें, परंतु कम से कम बच्चों के रहने के लिए ऐसे आवासीय हॉस्टल बनाए जाएं, ताकि मैं समझता हूँ कि जैसे पूरे राजस्थान में अगर घुमंतू और अर्ध घुमंतू बोर्ड ये डीएनटी की तरफ से ऐसे अगर कहीं ना कहीं आवासीय हॉस्टल बनाए जाए, ताकि आने वाले समय में इनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो ठीक है सर, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया, पूरा राजनीतिक सफर के बारे में चर्चाएं की और भी कई सारी चर्चाएं की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।